बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। फ़खर ज़मान की फॉर्म की बहाली, पाकिस्तानी बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग, बाबर आजम और इमामुल हक की उम्दा बैटिंग और जनूबी अफ्रीका टीम के अहम खिलाड़ियों का सीरीज़ छोड़कर IPL खेलने चले जाना, ये सब मुहर्रिकात जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान की कामयाबी का सबब बने। जोहान्सबर्ग के दूसरे वनडे में शिकस्त हुई तो सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन के तीसरे और आखिरी एक रोज़ा मैच में पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक और फ़खर ज़मान की सेंचुरी शराकत ने पाकिस्तान को मजबूत बुनियाद तो फराहम की, लेकिन मिडल और लोअर मिडल ऑर्डर में विकटें गिरने की खामी अब भी बरकरार है। अगर जनूबी अफ्रीका की टीम तीसरे वनडे मैच में अपने 5 अहम खिलाड़ियों से महरूम न होती तो पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने स्पिन बॉलिंग में जो हथियार आजमाए वो कामयाब साबित हुए और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरी मरतबा उनकी सरजमीन पर शिकस्त से 2-4 कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को उन्हीं की सरजमीन पर दूसरी मरतबा वनडे सीरीज़ में शिकस्त से 2-4 किया। गैर मुल्की सरजमीन पर यह फतह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान के लिए भी इत्मीनान का बायस साबित हुई है, क्योंकि बोर्ड की नई मैनेजमेंट यानी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की तैनाती के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली मरतबा गैर मुल्की सरजमीन पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई। एहसान मानी सितंबर 2018 में बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के तौर पर बराजमान हुए, जिसके बाद पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में सीरीज़ खेली, लेकिन कहीं भी उन्हें टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज़ में कामयाबी नसीब न हुई। लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी के बाद 2-1 से फतह अपने नाम कर ली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए सबसे मुस्बत पहलू गुज़िश्ता कुछ अरसे से आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले सलामी बल्लेबाज फ़खर ज़मान का शानदार परफॉर्मेंस दिखाना है। फ़खर ज़मान जो पहले वनडे इंटरनेशनल में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन दूसरे एक रोज़ा मैच में उनकी शानदार 193 रन की यादगार इनिंग्स और तीसरे एक रोज़ा मैच में मुसलसल दूसरी और करियर की 6ठी सेंचुरी ने फ़खर ज़मान फिर फ़ख्रे पाकिस्तान को ये सब बनने में अहम किरदार अदा किया। वो 3 वनडे की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा 302 रन बनाने में भी कामयाब हुए। फ़खर ज़मान ने 100.66 की औसत से 2 सेंचुरियों के साथ 111.43 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। वो तीसरे वनडे में एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास का रिकॉर्ड तोड़ने में भी कामयाब रहे। फ़खर ज़मान वनडे करियर की इब्तदाई 50 इनिंग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बन गए। उन्होंने 50 इनिंग में 2262 से ज़ायद रन बनाकर एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास को पीछे छोड़ दिया। इब्तदाई 50 इनिंग में सबसे ज़्यादा रन बनाने का आलमी रिकॉर्ड 2486 रन के साथ जनूबी अफ्रीका के साबिक़ कप्तान हाशिम आमला के पास है। पाकिस्तान की फतह में सिर्फ फ़खर ज़मान की बैटिंग का ही किरदार नहीं रहा, बल्कि सीरीज़ के दूसरे टॉप स्कोरर कप्तान बाबर आजम और चौथे कामयाब बैट्समैन इमामुल हक ने भी अपना हिस्सा डाला। बाबर आजम ने एक सेंचुरी के साथ 228 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी एक निफ सेंचुरी भी शामिल थी और वो 76 की औसत से रन बनाने में कामयाब रहे, जबकि ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक पाकिस्तान के तीसरे और सीरीज़ के चौथे कामयाब बैट्समैन रहे। इमामुल हक ने 3 मैचों में 44 की औसत से 132 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी 2 निफ सेंचुरियां शामिल रहीं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फतह में ओपनर फ़खर ज़मान और इमामुल हक की शराकत ने अहम किरदार निभाया और तीसरे एक रोज़ा मैच में फ़खर ज़मान और इमामुल हक की ओपनिंग जोड़ी ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फ़खर ज़मान और इमामुल हक ने तीसरे वनडे इंटरनेशनल में 112 रन की ओपनिंग शराकत कायम की। फ़खर ज़मान और इमामुल हक की वनडे क्रिकेट में 5वीं सेंचुरी पार्टनरशिप है। दोनों बैट्समैन पाकिस्तान के लिए ओपनिंग शराकत पर सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ पार्टनरशिप बनाने के एजाज़ के भी हामिल हो गए हैं। इनसे कबल यासिर हमीद, इमरान फरहत, नासिर जमशेद, मोहम्मद हफीज़ की जोड़ियाँ 4-4 मरतबा पहली विकेट पर सेंचुरी पार्टनरशिप बना चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप भी फ़खर ज़मान और इमामुल हक के पास ही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2018 में दोनों बैट्समैनों ने पहली विकेट के लिए 304 रन जोड़े थे। एक तरफ तो इन 3 बल्लेबाजों फ़खर ज़मान, बाबर आजम और इमामुल हक ने बेहतरीन इनिंग खेलकर पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया, लेकिन दूसरी जानिब टीम में शामिल मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर बैटिंग ने पाकिस्तान को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया और इसका सबूत इस सीरीज़ के आदाद व शुमार भी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 मैचों में मजमूई तौर पर 918 रन स्कोर किए, जिसमें बाबर आजम, फ़खर ज़मान और इमामुल हक के 662 रन शामिल हैं। यानी पाकिस्तान की
पूरी टीम ने इन 3 बल्लेबाजों के अलावा सिर्फ 256 रन स्कोर किया। आसिफ अली हों, दानिश अजीज हों, फ़हीम अशरफ, सभी इस सीरीज़ में बुरी तरह नाकाम साबित हुए। ख़ासकर आसिफ अली की मुसलसल नाकामी टीम मैनेजमेंट की सिलेक्शन पर सवालात उठा रही है। मिडल ऑर्डर की नाकामी का एक वाज़ेह सबूत यह है कि पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 3 निफ सेंचुरियां सामने आई जो बाबर आजम और इमामुल हक ने बनाई, जबकि जनूबी अफ्रीका के 7 बैट्समैन 8 निफ सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ तो अपने अख्ताम को पहुंची। अब बारी है 4 T20 मैचों की सीरीज़ की। बात करेंगे, तज्जिया शामिल करेंगे, तबसरा करेंगे पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ पर। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले साबिक बल्लेबाज सईद आज़ाद साहब, और उनके साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और आजकल PIA क्रिकेट टीम बंद होने के बाद PIA क्रिकेट एकेडमी में बतौर कोच काम करने वाले ताहिर खान। तो जनाब गुफ्तगू करेंगे अपने आज के इन दोनों मेहमानों से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के लिए 4 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले सईद आज़ाद साहब आज के हमारे शो में मेहमान हैं। खुश आमदीद कहेंगे सईद आज़ाद साहब आपको। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज़ पर क्या तबसरा है आपका? पाकिस्तान टीम ने जीत ज़रूर हासिल की है, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं, उस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल टीम की कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? या पहले तो अस्सलाम वालेकुम यार। मैं एक चीज़ देखें, फ़खर ज़मान, इमामुल हक और बाबर आज़म नो डाउट ग्रेट प्लेयर हैं, मगर अभी भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान मुबारक को सबसे पहली चीज़ तो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये टास्क है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टीम गई थी, और जिस तरह से जितने हमारे शफल हो रहे हैं, जितने टीम बन रही है, जितनी कोशिश कर रहे हैं 2 सालों से, जिस तरह से कंट्रोवर्सी बोर्ड में चल रही है, फिर उसके बावजूद परफॉर्मेंस देना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है। नेशनल साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को मारना, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त टीम खेली है, प्लेयर नो डाउट बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे अफसोस इस चीज़ का यही है, मैं बार बार कहता हूँ कि अभी भी हमारा सिस्टम ऐसा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की वही टीम बन जाए जो टीम 92 के वर्ल्ड कप में या उसके बाद जो सुपरस्टार निकाला करते थे। अभी देखें इमामुल हक ने परफॉर्मेंस कितनी आला दी है, मगर इमामुल हक का पता नहीं होता, एक मैच में बाहर हो जाएगा तो दूसरे परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरे मैच में उसको बाहर कर देंगे। ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। अब जैसे अपना फ़खर ज़मान ग्रेट इनिंग खेल गया, अब ये भी डाउटफुल है, अगर ये रन नहीं करता इसको बाहर कर देते। ये कब तक होता रहेगा? बाबर आजम तो ग्रेट प्लेयर है, उसने जाहिर कर ही दिया है, मगर ये कब तक होता रहेगा कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर में आप अंदाज़ा लगाएं। इन्होंने ये डिसीजन तो बहुत अच्छा किया कि सरफराज को इन्होंने खिलाया और खिलाने के बाद विकेट कीपिंग कराई। अगर खुदा ना खास्ता ये सरफराज से फील्डिंग करा लेते और उसको रिजवान से ये कीपिंग करा लेते, तो इसका मतलब ये कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं उसको खिला के। ये डिसीजन अच्छा था इन्होंने कि सरफराज को इन्होंने विकेट कीपिंग कराई। मुझे सिर्फ मुझे काफ़ी दिनों से मैं क्रिकेट पाकिस्तान के क्रिकेट से टच में आया हूँ, इस वजह से कि मैं ये देख रहा हूँ इतना टैलेंट आ रहा है, इतना टैलेंट आ रहा है। अब PSL में मैंने क्रिकेट देखी, फिर उसके बाद अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई है, बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है, मगर वो प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहा सामने जो फ्यूचर में लंबे टाइम की मिलेगा। सईद आज़ाद साहब आज आते हैं, आप चौथे घेर में हैं और ज़रा स्टार्ट करते ज़रा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जीत होती है और जीत को सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुबारकबाद भी दे रहे हैं। हम तो चाह रहे थे कि ज़रा आप टीम की जीत के ऊपर बात करें, आप तो फ़ौरन ही चौथे घेर में खामियों के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगा। ताहिर खान को भी गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और सरफराज की बात की तो सरफराज की हवाले से भी आपसे ख़ास गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ख़ास दोस्तों में आप सरफराज के शुमार होते हैं ताहिर। लेकिन पहले ओवरऑल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान टीम ने 2013 के बाद जनूबी अफ्रीका में हराया है, बड़ी कारकर्दगी है, क्योंकि बहरहाल दुनिया क्रिकेट की जब हम बात करते हैं बड़ी टीमों की, तो ठीक है जनूबी अफ्रीका क्रिकेट के अपने मसाइल, लेकिन बावजूद उसके जनूबी अफ्रीका की टीम होम ग्राउंड पर अब भी एक बड़ी टीम है, और पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका में हराना कारनामा तो है। देखिए बिल्कुल कारनामा है, और क्रेडिट गोज़ टू जितने भी प्लेयर्स हैं वहाँ हैं, जितनी मैनेजमेंट वहाँ है, क्योंकि आपकी जब मेहनत होती है, मेहनत आपकी ग्राउंड में नज़र आती है। जिस तरह से बाबर आजम एज अ कैप्टन लीड करते हुए नज़र आए, साथ साथ जितने भी उनके सीनियर प्लेयर थे, खासतौर पर रिजवान की बात करो तो वो इनपुट उनका नज़र आता है। जो हमारी जो प्रॉब्लम आती थी ओपनिंग स्लॉट की,
वो इस सीरीज़ में काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आई, क्योंकि हमने शफल्स नहीं किए, हमने थ्रू आउट चांस दिया है। इमाम और फ़खर जिस तरह से खेलते हैं, फ़खर आपको पता है जिस तरह जो नेचुरल अंदाज़ है, उसी नेचुरल अंदाज़ को उन्होंने कैरी किया और उसने वहाँ 193 रन भी किए, फिर बैक टू बैक उसने 100 भी किए। तो यही एक चीज़ होती है कि आपने उसी चीज़ को कैरी आउट करना है। तो फ़खर, अगर इमाम की बात करें तो इमाम ने जब देखा कि जब फ़खर एग्रेसिव मूड में है तो वो सिंगल्स लेके दे रहे हैं। तो ये होती है पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप आपकी अच्छी मिलती है ओपनिंग से, तो फिर जो बाकी आने वाले बैट्समैन हैं, बाबर आजम है, रिजवान है, या जब आसिफ अली को खिला रहे थे, तो वो आपको एक जोन मिलता है कि हाँ यार अब हमने इसको कैरी आउट करना है, हमने इस एवरेज से खेलना है। तो वहाँ पर वो चीज़ तो नहीं हो पाती, क्योंकि जब आपका मिडल ऑर्डर अनएक्सपीरियंस होगा, आप दानिश अजीज़ की बात करें, उनको आप क्रेडिट उसको आप नहीं बोल सकते, क्योंकि जो पहली दफ़ा वो उस सरजमीन पे गए, उन बाउंसी पिचेस पर उनको खिलाया गया है कि जहाँ पर उनको आइडिया नहीं था, और उन बॉलिंग के अगेंस्ट जो मैं समझता हूँ कि उस सरजमीन पे बहुत डेंजरस बॉलिंग थी। रबाडा अगर हो गए, नोकिया अगर हो गए, निगिडी हो गए, वो बड़े डेंजरस हैं उस जगह पे उस बॉलिंग के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बैट्समैन हैं उन्होंने ज़बरदस्त कारनामा अंजाम किया 2013 के बाद। यहाँ पर थोड़ी सी आपसे डिसएग्री करूँगा कि आपने कहा कि सारे बल्लेबाजों ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 302 फ़खर ज़मान, 228 बाबर आजम, 132 इमामुल हक, और उसके बाद हमें 100 करता हुआ भी कोई खिलाड़ी नज़र आ नहीं रहा। तो सईद आज़ाद साहब, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं और एक ज़माने में आपका बड़ा सख्त मुकाबला था, लेकिन चूँकि पाकिस्तान 90 के दहाई में बमुश्किल 30 से 35 एक रोज़ा मैच खेलता था, साल में 8 से 10 टेस्ट मैच खेलता था, तो टीम में तब्दीलियाँ ज़्यादा नहीं होती थी, स्क्वाड में आना ही बड़ी बात होती थी। पाकिस्तान के लिए आपको 4 एक रोज़ा मैच खेलने का मौका मिला और मिडल ऑर्डर बैटिंग में आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने के बावजूद मौका आपको ना मिल सका। लेकिन यहाँ पर मिडल ऑर्डर जो है ऐसा लगा कि बेयारो मददगार है। आपने जिन नए लड़कों को खिलाया उनसे भी रन नहीं हुए, आपने जिन तजुर्बेकार लड़कों को मौका दिया वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। तो अगर आपकी टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस निकाल दें, जिस तरह हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत में बताया कि पाकिस्तान ने 900 से ज़्यादा रन स्कोर किए, 600 से ज़्यादा रन फ़खर, इमाम और बाबर के क्रेडिट पर है, बाकियों ने क्या किया? देखिए, ये सबसे पहले तो आपने मुझे जो आते ही बड़ा ज़बरदस्त बात बोली कि मैं हॉट नज़र आया, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली देखिए, मैं उस लेवल की बात करता हूँ जिस ज़माने में मैं खेलता था। उस वक्त पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर होते थे कि अगर मैं कितनी भी परफॉर्मेंस कर दूँ, एज ए प्लेयर मैं कोशिश नहीं करता था कि मुझे पाकिस्तान टीम में जगह मिलेगी। इतना फेयर सिलेक्शन होता था, इतना मेरिट पे काम। सिलेक्शन नहीं हो रहा फेयर? मेरे ख्याल में तो फेयर नहीं हो रहा, टीम बन के नहीं दे रही। पाकिस्तान का टैलेंट पूरी दुनिया में मशहूर था। मुझे आज तक याद है, ऑस्ट्रेलिया से एक डेलीगेशन आया था, वो टैलेंट ऑफ सिस्टम देखने आया था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट कैसे निकलता है। अब वही बच्चे हैं, वही कंट्री है, वही कुछ है, वही पीसीबी है। अब क्यों नहीं मिडिल ऑर्डर मिल रहा? पाकिस्तान में 5 प्लेयर, मिडिल 3 प्लेयर बैट्समैन। ऑर्डर तो नजर आ रहा है, लेकिन मिडिल सारे आप पाकिस्तान में छोड़कर चले गए। यही मैं आपसे यही बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे यहाँ मेरिट बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हमारे यहाँ सिस्टम ख़त्म हो गया है। अगर पीसीबी फ़खर ज़मान जैसे प्लेयर को, और इसके बाद भी जो हमारे पास 2-3 प्लेयर बैठे हैं, इनको ये अभी हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि T20 में परफॉर्मेंस देते हैं, टेस्ट प्लेयर बना देते हैं। बात ये है कि ये क्रिकेट दिमाग का खेल है। दिमाग के खेल का मकसद ये है कि आदमी को उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग। आपको ऑस्ट्रेलिया का ताहिर वो बेवन था, माइकल बेवन जी, वो दुनिया का बेहतरीन वनडे था, उसको उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलाई। हमारे यहाँ क्या करते हैं, प्रेशर देने के लिए तीनों फॉर्मेट में डाल देते हैं। तीनों फॉर्मेट प्लेयर कैसे बनेगा अगर वनडे की क्रिकेट? अच्छा, आपने जो बात की सिलेक्शन की, आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो कई बार बात करना चाह रहा था, लेकिन अब आपने तार छेड़ी दिए, तो मेरा ख्याल है बात हो ही जाए। यहाँ पर T20 टीम के लिए मुंतखब हुए आसिफ अली, और आपने उनको वनडे में खिला दिया, वनडे में नाकाम हुए, वो T20 से भी गए। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं आपको देखो, मुझे किसी प्लेयर से कोई नहीं है, अल्लाह मुझे, इसलिए कि ये टाइम मैंने भी गुजारा है क्रिकेटर्स की और इस प्लेयर की स्पेशली। अब तो पहले तो चलो डिपार्टमेंट होते थे कि चलो आदमी का फ्यूचर सेफ हो जाता था, 60 साल के बाद जॉब मिल जाती थी, रिटायर हो जाता था, चलो पेंशन मिलती रहती थी। अब तो 4, 5, 6 साल पीरियड रह गया है क्रिकेटर्स का। इसमें कितना, आप बताओ, कितना बड़ा रिस्क हो गया है स्पोर्ट्समैन के लिए पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में अगर आप उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं करेंगे, एक दफ़ा पूरा चांस नहीं देंगे, मेरिट की जगह पे मेरिट को नहीं खिलाएंगे, तो किस तरह से चलेगा सिस्टम? मैं इस वजह से यही परेशान हूँ। मैं इस वजह से मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ।
इस वक्त पाकिस्तान में आप ऑनेस्ट बता रहा हूँ, अभी फ़खर ज़मान की 100 देखें, फ़खर ज़मान का 100, बाबर आजम ने भी 100 किया था, वो मैच हम क्यों हार गए? इमाम ने भी रन किया था, मगर फ़खर जैसा प्लेयर अभी पाकिस्तान के बाद 2 और हैं, आप 2-3 और हैं, आप उसको सिर्फ वनडे की टीम बनाएं। फ़खर इमाम उल हक वेरी गुड प्लेयर, टेस्ट प्लेयर है ये, टेस्ट प्लेयर। आप लेकिन आपके चीफ सिलेक्टर तो कह रहे हैं वो रेड बॉल के प्लेयर ही नहीं है। रेड, इसलिए आप, मुझे नहीं पता चीफ सिलेक्टर कौन से सिलेक्टर किस कोच, नाम तो पता है ना आपको चीफ सिलेक्टर का, मोहम्मद वसीम। मोहम्मद, अब देखें आपने दूसरी तरफ लिया है तो मैं बताऊं, मोहम्मद वसीम की कारगुजारी देखी जाएगी बाद में, मगर वो भी मेरिट पे नहीं आए। मुझे ये बताएं वो मेरिट पे आए? इतने बड़े ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो मेरिट पे नहीं आए? मेरिट पे इसलिए नहीं आए कि उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए या ऐसी खिदमत पाकिस्तान टेस्ट मैच में सेंचुरी है सईद अदाद साहब। देखें सेंचुरी होने का मकसद ये नहीं है कि वो उनकी सोच पाकिस्तान के लिए लेवल पे हो। उन्होंने वो अभी ये आप थोड़ी जाती कर रहे हैं। आप मुझे कुछ भी कहें, मगर मेरी फीलिंग्स ये है कि वसीम को फेवरिज्म में लाया गया, लाइकिंग में लाया गया, एक लॉबी लेके आई है। नहीं तो वसीम की जगह और सीनियर क्रिकेटर बहुत थे जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कर सकते थे, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतरीन कर सकते थे। देखिए उन्होंने टेस्ट टीम मुंतखब की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पाकिस्तान टीम जीत गई। उन्होंने T20 टीम मुंतखब की, वो जीत गई। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम मुंतखब की, बड़ी तनकीद हो रही थी, 2-1 से जीत गए। यार थोड़ा सा तो क्रेडिट दें। आपको बार बार ये कह रहा हूं, मैं देखिए मैं उसके वो अगेंस्ट नहीं हूं, गॉड सेक समझने की। यार आप इतना सब कुछ कह रहे हैं सईद अदाद साहब, आप कह रहे हैं अगेंस्ट नहीं। और मेरे भाई ये पाकिस्तान को बहुत छुई मुई का दरख्त बना दिया, जिसकी लॉबी काम करे उसको लाके बैठा दिया जाए। पीछे बैकग्राउंड तो देखें, पाकिस्तान की सोच कौन रखता है पाकिस्तान की इज्जत के लिए। भाई ये पीसीबी की जो भी उसमें काम कर रहे हैं, एक तेरे मुजाहिद हैं, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लगा हुआ है यार, सॉरी ये नाम लगा हुआ है। इस पे हर प्लेयर को ये सोचना चाहिए कि हम मेरिट पे काम करेंगे। पाकिस्तान का एक अच्छा चलें ठीक है, चलें आप यहाँ पर आ ही गए। मैं थोड़ा सा आपसे वक्त चाहूँगा। ये जो दानिश अजीज है सईद अदाद साहब डिलीवर नहीं कर सके, उससे पहले अब्दुल्ला शफीक न्यूजीलैंड में डिलीवर नहीं कर सके, वहाँ तो खैर मिसबा चीफ सिलेक्टर थे। अब वसीम साहब ने इनको टेस्ट टीम में भी रख लिया है, इनको T20 टीम के साथ वनडे टीम में भी रख लिया है। तो ये जो दानिश अजीज डिलीवर नहीं कर सके, कमेंटेटर कह रहे थे हेनरिक नोर्किया ने उनको शॉर्ट बॉल पर आउट किया। उन्होंने कहा शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो इन्होंने शॉर्ट बॉल खेली ही नहीं होगी, यहाँ पर इनको आके ये शॉर्ट बॉल खेलने को मिल रही है। ये दानिश अजीज का फेलियर है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फेलियर है, ये एज ए चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का फेलियर है। मेरे ख्याल में देखें, मैं फिर वो और यह बात करूंगा, इसको आप तो माशाल्लाह बड़ा दिमाग रखते हैं, अल्फाज भी आपके पास बहुत है, मेरे पास नहीं है। मैं ये समझता हूँ दानिश अजीज़ को उसका कैरियर तबाह करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए, दानिश अजीज़ को प्लेयर बहुत अच्छा है, उसको बनाने के लिए एक प्रॉपर कुछ लोग कहते हैं कि उनको गलत फॉर्मेट में सेलेक्ट किया गया, वो T20 के आप उसको T20 के फॉर्मेट में रखते हैं। देखें लेफ्ट आर्म स्पिन, वो प्योर बैट्समैन नहीं है, प्योर बैट्समैन नहीं है, गुड अच्छा बैट्समैन है, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलराउंडर है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी बैटिंग है, फिर उसके बाद बॉलिंग है। मगर ये टेस्ट कैलिबर का थोड़ी, टेस्ट कैलिबर का बच्चा नहीं है, उसको हाँ बन सकता है, अभी उम्र छोटी है। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका सईद अदाद साहब। फिलहाल बात कर लेते हैं दुनिया के मारूफ मकबूल खेल फुटबॉल की। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल मामलात की आखिरकार अंदरूनी झगड़ों और मुदाखलत के बाद फ़ुटबॉल की आलमी तंजीम फ़ीफ़ा हरकत में आ ही गई और फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान को PFF मामलात में बैरूनी मुदाखलत पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इख्तियारात की वापसी तक मुअत्तल रहेगी। फ़ीफ़ा के मुताबिक पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की मुअत्तली की वजह PFF हेडक्वार्टर पर कब्जा बनी और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इख्तियारात की वापसी तक पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल रहेगी। इससे कबल अशफाक हुसैन ग्रुप ने PFF हेडक्वार्टर पर कब्जा करके नॉर्मलाइजेशन कमेटी से इख्तियारात ज़बरदस्ती हासिल कर लिए थे। फ़ीफ़ा ने कंट्रोल वापस करने के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन दी थी, जिसको अशफाक हुसैन ग्रुप ने नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से PFF में इख्तिदार की जंग का नतीजा पाकिस्तान की फ़ुटबॉल में मुअत्तली की सूरत में अब सामने आ गया है। फीफा से पाकिस्तान की मुअत्तली के बाद कौमी फुटबॉलर्स में मायूसी की लहर दौड़ गई है। खिलाड़ियों का कहना है कि मुअत्तली से सबसे ज़्यादा मुल्क का वक़ार और प्लेयर्स का मुस्तकबिल मुतासिर होगा। अब भी मसले को हल करके फ़ुटबॉल को बहाल किया जा सकता है। हमारा फ्यूचर तबाह बर्बाद हो जाएगा, हम ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। प्लीज़ डू समथिंग एवरीवन, प्लीज़ डू समथिंग। ये मेरी इमरान खान से भी
एक हम्बल रिक्वेस्ट है इमरान खान से कि वो हमारे लिए कुछ करें, हम प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वो एज अ स्पोर्ट्समैन हम उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि वो अगर एक पीएम से पहले उन्हें जाना जाता तो एज अ स्पोर्ट्समैन उन्हें जाना जाता था, तो एज अ स्पोर्ट्समैन के हवाले से वो सोचे तो हम ख़त्म हो रहे हैं। प्लीज़ इमरान साहब आप कुछ करें हमारे लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ फुटबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल फैंस और फुटबॉल पाकिस्तान का लॉस है। जो लोग ये मतलब कि इस काम के पीछे हैं ये सिर्फ अपना सोचते हैं, हमारा तो किसी ने कभी सोचा नहीं, फुटबॉल कभी नहीं किसी ने सोचा है। फुटबॉल एक सबसे बड़ी स्पोर्ट है। ऑलरेडी हम काफ़ी प्लेयर्स हैं जो इस वक्त नेशनल टीम के एक्टिव हैं, हमें बहुत लॉस हुआ है, हमने काफ़ी मैचेस मिस किए हैं और मुझे बहुत अफसोस हुआ है। बहुत से प्लेयरों को भी इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि 5 सालों के दौरान पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की दूसरी मरतबा रुकनियत मुअत्तल कर दिया गया है और इसी एक ही बुनियाद पे मुअत्तल कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इन सब से ज़्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान फुटबॉल प्लेयरों का है, पाकिस्तान का इमेज का है। खुदारा फीफा ने एक मरतबा फिर मौका दिया गया है कि आप लोग बैठ जाए और ख़ुद पाकिस्तान फुटबॉल के मुस्तकबिल के बारे में सोचें और पाकिस्तान फुटबॉल को बहाल किया जाए। हमें अफसोस है और तकरीबन 4 साल से पाकिस्तान फुटबॉल पर में जो है ना जो क्राइसिस चल रहा है, इसकी सिर्फ नुकसान जो है ना पाकिस्तान फुटबॉल की जो प्लेयर्स है वो उठा रहा है और जो हमारे ग्रास रूट है वो ज़ाया हो रहा है। और इसमें जो है ना मैं ख़ासकर जो है ना पाकिस्तान फुटबॉल जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जो 2 चेयरमैन साहिबान है उसको कसूरवार ठहरा रहा हूँ। आज के मेहमानों से हमारी गुफ्तगू आपको कैसी लगी, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।